भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना है। मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो दीन दुखियों की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मूक पशु की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो जिनवानी की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो मंदिरों की वैयावर्ती को मानो करते हो, और तीर्थंकर बनना है तो स्व की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य। और उस पर अपनी बात 4 बंदियों को लेके है। सबसे पहला आत्मनिरीक्षण, दूसरा स्व की वैयावर्ती में जो पाना है वही सोचना है, तीसरा एक्शन, चौथा जिम्मेदारी, और 3 खिड़कियां, संभावना की खिड़की, पहल की खिड़की और ईमानदारी से आकलन की खिड़की। और उसमें बात चल रही थी, हम लोग आप लोग के बीच में रख रहे थे कि इतना सब कुछ किया है लेकिन कुछ प्रश्न और उन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। हमने आपके बीच में व्यक्तिगत जीवन को आत्मनिरीक्षण करके प्रश्न उत्तर करे थे और शायद लिख रहे हैं आप और तैयार भी कर रहे हैं। मैं चाहूँगा वो वर्कशीट आप तैयार करें तो कल का एक बार फिर से रिवीजन करके आगे सामाजिक क्षेत्र पर आज चर्चा करेंगे। क्या मैं स्वास्थ्य के प्रति सजग हूँ? क्या मैं सकारात्मक और अच्छी धारणाओं को सोचकर खुश रहता हूँ? क्या मेरी दिनचर्या अनुशासित है? क्या मैं अपनी खुद की रुचियों को, अपनी हॉबीज के लिए कुछ समय निकालता हूँ? क्या मैं बहुत अच्छी पावर संगति या पावर रीडिंग के माध्यम से अपने जीवन को श्रेष्ठ बढ़ा रहा हूँ, बना रहा हूँ, ऊंचाई तक ले जा रहा हूँ? क्या मैंने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई ठोस लक्ष्य बनाए हैं? क्या मैं आलस्य, बहानेबाजी और टालमटोल करने वाला व्यक्तित्व हूँ? क्या मैं अपने अंतिम और आखिरी, क्या मैंने व्यक्तिगत जीवन में कोई रोल मॉडल बनाया है? इनके जैसे बनना है, कुछ बनाया? ये मैंने आपके व्यक्तिगत जीवन के कल प्रश्न रखे थे। और सामाजिक क्षेत्र पर अपन बात करें कि सामाजिक क्षेत्र पर आत्मनिरीक्षण करने की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र में भी आपका कोई ना कोई दायित्व बनता है, उसमें भी आपको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। उस आत्मनिरीक्षण के दायरे में सबसे पहली बात, आत्मनिरीक्षण के उस दायरे में आप लोगों से मैं कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप ये करें, क्या मैं अन्य लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता हूँ? विचार करना, आप अपने आप को टटोलना, अपने आप को देखना, क्या आप अन्य लोगों की मदद के लिए हमेशा आगे आ जाते हैं? जब भी लगता है किसी को दर्द हो, किसी को पीड़ा हो, किसी को कष्ट हो, किसी को मदद की जरूरत हो, आते हो या नहीं आते हो? उस समय आपके अंदर कितनी करुणा झलकती है। गुरुदेव का वो हाइको, तेरी 2 आंखें, ये तो काय का है, ये तो काय का है, ये तो अपनी आप के लिए है। और पर की पीड़ा, कभी ऐसा कोई मौका आता है तो रहता हूँ, तो पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती है। ये बात आप अपने जीवन में रखना। हमें दूसरों के दुखों के समय हम क्या हमारी विचारधारा बनती, क्या हमारा मन बनता है। दूसरी बात, क्या मैं किसी ऐसी संस्था का हिस्सा हूँ जो समाज सेवा का कार्य करती है? क्योंकि आप निश्चित मान के चलना, हम कोई न कोई ऐसी सामाजिक संस्था से भी जुड़ें जो कम से कम समाज सेवा में आगे हो, जो दूसरों के दीन दुखियों के आंसू पोंछने के लिए तत्पर हो। ऐसी संस्था से आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? ये मैंने आत्मनिरीक्षण में आपके सामने प्रश्न रखा है। फिर ऑब्जर्व करना कि हाँ, मैं इस संस्था से जुड़ा हूँ और कुछ समय देता हूँ, चाहे वो गौशालाओं से जुड़े हो, चाहे अस्पतालों से जुड़े हो, चाहे और भी कोई ऐसे अनाथालय से आप जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप अपने आप को ऑब्जर्व करना और लिखने का प्रयास करना कि मैं जुड़ा हूँ। ये सामाजिक क्षेत्र पर आपका आत्मनिरीक्षण चल रहा है। तीसरी बात, क्या मैं, बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या मैं रक्तदान या मरण के उपरांत अपने खुद के अवयव, नेत्रदान आदि किसी ऐसी सेवा की गतिविधि से जुड़ा हूँ या नहीं जुड़ा हूँ? अगर जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मेरे पास रक्त है और किसी के काम आए तो रक्तदान आप दें। आचार्य महाराज ने कहा है कि रक्तदान देना ऐसा नहीं कि आप ये मानकर खून दे रहे हैं तो आप कुछ दे, मतलब जीवों को दे रहे हैं। रक्त क्या होता है? अचित्त होता है। सचित्त जीवों से रहित अगर कोई हमारे शरीर में है तो वही रक्त। उसका कारण धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कहा है कि रक्त कहीं स्थिर नहीं होता है, वो ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक घूमता रहता है। तो उस घूमने के कारण उस रक्त में जब तक शरीर में है
तब तक एक भी जीव नहीं होता है। प्रासुक होता है रक्त, तो उस प्रासुक रक्त को आप दान दे सकते हैं, दें। ऐसा पूज्य गुरुदेव की, क्योंकि जब रक्तदान के ऊपर जब भागवत में शिविर लगा था तो उसका विरोध हुआ था, तब आचार्य जी ने कहा था, मैंने पूज्य ज्ञान सागर जी के मुख से सुना है कि रक्त जो है अचित्त होता है, पर ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर बीना बारह में जब चातुर्मास चल रहा था तब धवला में वो शब्द आए थे, तो आचार्य श्री ने कहा था कि जिन लोगों को विरोध होता है रक्तदान से, ये वो ले लाइनें आचार्य वीर सेन स्वामी ने हजारों वर्ष पूर्व में लिखी, पर सुना दो उनको कि रक्त अचित्त होता है। तो ऐसे रक्तदान की या मरण के उपरांत आपके जो अवयव हैं, इससे आप जुड़े कि नहीं, इस गति से भी विधि से भी आप जुड़ सकते हैं। जुड़े तो बहुत अच्छी बात है। चौथा, क्या मेरी समाज में एक सकारात्मक और बहुत शक्तिशाली छवि है? मुझे लोग कैसा मानते हैं? समाज के लोगों के बीच में मेरी कैसी छवि है? किस प्रकार की मेरी भूमिका है समाज में? कोई ऐसा मैंने शक्तिशाली कार्य किया है जिसके माध्यम से समाज मुझे याद करे, मुझे कहे कि हाँ वो व्यक्ति था जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया, वो खड़ा था, तो उसके माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे कार्य अपने आप होते चले जाते थे। तो ऐसा कोई कार्य, ऐसा नहीं है आप चाहें तो महिला मंडल में भी तो महिला, हाँ भैया शक्तिशाली थी वो महिला जो कार्य करती थी, खड़ी रहती थी। पुरुष वर्ग में भी, युवा वर्ग में भी, जहाँ जिस जगह पर हैं उस जगह पर आप अपनी जो भी आपकी खुद की कहना चाहिए समाज है, उसके बीच में क्या सकारात्मक शक्तिशाली छवि आपकी है, अच्छी सोच से आपको लोग पहचानते हैं या नहीं पहचानते। फिर उसके बाद अगली बात, क्या मैं अपनी जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में या जिस भी घर के आजू बाजू में रहता हूँ, तो उन सब की आसपास के लोगों की समस्याओं से सजग हूँ कि आजू बाजू वालों को क्या समस्या है, कॉलोनी वालों को क्या समस्या है और अन्य लोगों को क्या समस्या है, उनके उन समस्याओं से वाकिफ हूँ कि नहीं। ये ध्यान रखना, हम जहाँ रह रहे हैं तो आसपास जिस स्थान पे रह रहे हैं वो भी घर के सदस्य जैसे हो गए, वो भी हमारे अपने हो गए। तो हमारे अपनों को क्या समस्या है, क्या बाधा है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है, उसमें आपके अंतरंग में कुछ चिंतन चल रहा है, नहीं चल रहा, उसमें आपके लिए कुछ विचार है या नहीं है, इस पर आपको लिखना है कि हाँ मैं अपने कॉलोनी के उन लोगों की उन समस्याओं से वाकिफ हूँ और सजग हूँ। अगला, क्या मैं शिक्षा, औषधि, अन्नदान आदि किसी परोपकार की विधि से, गतिविधि से जुड़ा हूँ? कि मैंने किसी बालक को पढ़ाया हो अपने जीवन में, गरीब बालक को लगता है कि यहाँ शिक्षा की आवश्यकता थी, नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो किसी को क्या मैंने ज्ञान दान दिया क्या? मान लीजिए कि हाँ भैया किसी विद्यालय में जाकर और मैंने ज्ञान दान दे दिया हो, किसी बालक को पढ़ा दिया हो जो गरीब था उसको पढ़ा दिया हो, या कहीं औषधि का दान साधु को करा हो, साधु नहीं तो श्रावक को भी औषधि का दान करा हो, या अन्नदान की किसी प्रक्रिया से जुड़ा हो, कहीं अनाथालय में जाकर अन्नदान दिया हो, कहीं गौशालाओं में जाकर गायों को कुछ खिलाया हो। तो इस प्रकार की परोपकार की विधि मैंने मेरे जीवन में कितनी बार करी और करने का कुछ है कि नहीं, इस विषय पर आपको सोचना है और लिखना है। और अंतिम, क्या समाज में स्वयं के योगदान को लेकर कोई सपना है आपका कि मेरे योगदान से कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य हो जाए, उसके माध्यम से मुझे युगों युगों तक याद रखा जाए, याद किया जाए कि इस व्यक्ति ने ये काम समाज के लिए बहुत बड़ा किया और वो काम वास्तविकता में सराहनीय योग्य है। ऐसा कोई कार्य का सपना है आपके जीवन में? कोई सपना है मुझे विद्यालय खोलना है, या मुझे अस्पताल खोलना है, या मुझे गौशाला खोलना है, या मुझे और जो सामाजिक जिसके माध्यम से सबका भला हो, सबके आंसू पोंछने का कोई काम हो, दया और करुणा से ओतप्रोत कोई ऐसा सपना आपके जीवन में है? अगर वो सपना है तो सपना को आप लिखें कि ये मेरा सपना है जीवन का, मैं ये करूँगा। और होना चाहिए हर व्यक्ति का एक सामाजिक क्षेत्र के लिए कोई ना कोई सपना अवश्य होना चाहिए। वो सपना आपके जीवन में आपको ऊपर उठाएगा। इस प्रकार से 7 बिंदु आपके बीच में रखें। ये सामाजिक स्तर से इन 7 बिंदुओं पर आपको आत्मनिरीक्षण करना है और लिखकर हमें बताना है। सबसे पहला, क्या मैं अन्य लोगों की मदद के लिए तत्पर रहता हूँ? दूसरा, क्या मैं किसी संस्था का हिस्सा हूँ जो समाज सेवा की कार्य में संलग्न है? तीसरा, क्या मैं रक्तदान, मरण के उपरांत नेत्रदान आदि किन्हीं ऐसी गतिविधियों से, सेवा की गतिविधि से जुड़ा हूँ? चौथा, क्या मेरी समाज में एक सकारात्मक, एक शक्तिशाली पहचान, छवि बनी हुई है? क्या मैं अपनी जिस स्थान पर, कॉलोनी में, मोहल्ले में रहता हूँ, उनके रहने वालों की समस्याओं से वाकिफ हूँ, सजग हूँ? क्या उनकी समस्याएं?
क्या मैं शिक्षा, औषधि, अन्नदान आदि किसी परोपकार की विधि से जुड़ा हूँ? जुड़े हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि बासा वाले बहुत अच्छे हैं, बासा वाले बहुत अच्छा एक विद्यालय चलाते हैं जो कि सामाजिक विद्यालय, क्या नाम है उसका, अहिंसा अहिंसा विद्या भारती, ऐसा है जो सामाजिक संस्था से अगर आप जुड़े हैं, अपना समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें समय दें और अपने समय का तो सदुपयोग कर ही रहे हैं। साथ में आप चाहें तो ज्ञान दान भी दे सकते हैं कि हम वहाँ जाकर कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ कराएंगे। और इस दूरी को तय करने के लिए क्या कदम आपको बढ़ाने होंगे, कितना और चलना होगा, और आप क्या पाना चाहते हैं, इन 3 चीज़ों पर पूरी बात अपन ने कर लिएगी कि आज आप कहाँ हैं और आपको कहाँ, जहाँ जाना चाहते हैं उसके लिए कितने कदम और किस प्रकार से बढ़ाने पड़ेंगे, और किस सोच के साथ आपको उस ओर बढ़ना पड़ेगा। जब लक्ष्य तय हो जाता है तो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब आपने लिखित योजना बनाते हैं, और वो लिखित योजना आपने जो बनाई है वो छोटे बड़े टुकड़ों में बड़ी, मतलब उसका आपने लिख लिया है तो उसका मूल्यांकन का अवसर आपको मिलता है, और अगर लिखा नहीं है तो ध्यान रखना उसका मूल्यांकन का अवसर आपको नहीं मिलेगा। लक्ष्य आपके जो भी हैं विभिन्न स्तर के हो सकते हैं और विभिन्न स्तर से बनाए जाते हैं। यदि आप सफल बनने की राह पर अगर चल पड़े हैं तो विचार कीजिए कि आज से 5 साल बाद आप खुद को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं। आपने लक्ष्य तो तैयार कर लिया, लेकिन मैं आज से 5 साल बाद अपने आप को किस स्थान पर देखना चाहूँगा, ये आपके अंदर छवि होनी चाहिए। जब आप उन लक्ष्यों को 5 साल की अवधि में या 10 साल की अवधि में या 25 साल की अवधि में बांट लेंगे तो वो सब कुछ आपको बहुत स्पष्ट नजर आएगा। असल में होता क्या है कि लक्ष्य निर्धारण में आप आमतौर पर गलतियां कर लेते हैं। वो गलतियां शेयर करता हूँ आपके सामने। अधिकतर गलतियां क्या होती है, आपका लक्ष्य या तो बहुत बड़ा होता है, आपका लक्ष्य या तो बहुत बड़ा होता है या अत्यंत छोटा लक्ष्य होता है, ये अधिकतर गलती होती है। या समय सीमा का अभाव होता है, लक्ष्य तो है लेकिन समय सीमा ही नहीं आपने उसमें तैयार करी है, उसकी कोई बाउंडेशन, उसकी कोई लक्ष्मण रेखा ही नहीं आपने तैयार करी है। और लक्ष्य लिखित नहीं होता है, लिखित में ना होना बहुत बड़ी कमी। आपको अपने लक्ष्य को लिखना, आप लिखेंगे तभी आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे कि आपको खुद को लिखा है तो आपको ध्यान रहेगा मेरा ये लक्ष्य है। लक्ष्य प्राप्त करने योग्य ना होना, अब कभी कभी ऐसा लक्ष्य होता है कि अब वो लक्ष्य प्राप्त करने योग्य नहीं है और आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर, मैं बोला ना अब कलेक्टर हम है नहीं, हम 10वीं पास और कलेक्टर बनने की बात करें तो बन सकते हैं क्या, बताओ ना। बोलना आता नहीं है और हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? आकाश सोचे प्रधानमंत्री बनने का, फिर भी समझ में आता है ठीक है भैया उसको बोलना आता है, वो सबको आकर्षित कर लेगा, ठीक है ना, मोटिवेट कर लेगा और वो पार्टी खड़ी कर लेगा। लेकिन अब भैया चाचा बोले मेरे को प्रधानमंत्री बनना तो बन जाएगा चाचा? नहीं बन पाएगा ना फिर यार। तो लक्ष्य वो बनाओ ना जो लक्ष्य आप तय कर पाओ, वही लक्ष्य से सोचो ना जो हमारे योग्य, जो हमारे योग्य नहीं है वो लक्ष्य रखने की हमें अपनी कैपेसिटी को समझ के अपने लक्ष्य बनाने चाहिए, हमारे अंदर की ताकत को समझकर अपने लक्ष्य को तैयार करना चाहिए। फिर उसके बाद लक्ष्य मापने योग्य ना होना। अब लक्ष्य तो बना लिया, आप माप ही नहीं पा रहे हो कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, वो भी तो कम से कम होना चाहिए। आमतौर पे गलतियाँ होती है आपसे, लक्ष्य तो बना लिया लेकिन नापने योग्य नहीं होना चाहिए। अब मैं मतलब एक होता है अस्पष्ट लक्ष्य और एक होता है स्पष्ट लक्ष्य, एक होता है अस्पष्ट लक्ष्य और एक होता है स्पष्ट लक्ष्य। जैसे अस्पष्ट लक्ष्य क्या, मान लीजिए मैं अपने बच्चों को कुछ बनते हुए देखना चाहता हूँ, ये एक अस्पष्ट लक्ष्य है, कुछ बनते हुए देखना चाहता हूँ, ये नहीं होना चाहिए। फिर मैं अपनी बेटी को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के रूप में देखना चाहता हूँ, ये लक्ष्य होना चाहिए। ये कुछ बनना तो कुछ नहीं बन पाएगा, वो कुछ नहीं, क्या बनना है उस छवि को निहारें आप, तब कहीं वो लक्ष्य हो पाएगा कि हाँ डॉक्टर बनना देखना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना, वो कलेक्टर बनना, जो बनाना है वो देखो आप, अस्पष्ट लक्ष्य मत रखो। और अधिकतर आपके लक्ष्य अस्पष्ट होते हैं, या मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, या आप अरे भैया मेरे पास जो आपको लगता है कि भैया आर्टिका होनी चाहिए, या मान लीजिए वो कौन कौन सी जो भी आज की नहीं चली, हमारे ज़माने में वही मारुति वैन चलती थी, आर्टिका चलती थी, अब नई नई गाड़ियाँ आ गई हैगी, या वो कहना चाहिए होंडा सिटी, हम कौन सी चलाते उसकी छोड़ दो आप तो क्या मेरे पास, हमारे जब हम घर में तब तो वैन ही थी भैया, हमारे घर में मारुति वैन थी, उसी पे थे हम भैया, वही थी हमारी सवारी, तो उसी को चलाते थे। हाँ मेरे पास एक अच्छी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, कार होनी चाहिए, ठीक। अब तो बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई, अभी यही बहुत बड़ी गाड़ी लेके आए हैं, वो बैठे ही हैं योग संयोग से, अब तो
उसका तो कितनी गाड़ियाँ चेंज हो गई। तो मेरे पास एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और मेरे पास 2 साल मतलब क्या होनी चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए, तो उसका नाम होना चाहिए, उसका कलर होना चाहिए, उसकी कंपनी तय होना चाहिए, वो सब तय होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ऐसे आधे अधूरे सपने आपके जीवन के लक्ष्य पूरे नहीं होंगे। तीसरी बात, अब मान लीजिए कभी ना कभी मुझे शिखर जी जाना है। अरे कभी ना कभी क्यों, 1 साल में जाना है, 2 साल में जाना है, 6 महीने में जाना है, 1 महीने में जाना है, आप तय करो ना, इतनी समय सीमा में मैं जाकर ही रहूंगा, तब आप जा पाओगे, नहीं तो जिंदगी निकल जाएगी और आप शिखर जी नहीं जा पाओगे। ये मान के चलना, गिरनार जी जाना है, बाहुबली जाना है, लेकिन आप डेट तय करो, इतने साल के अंदर किसी भी कीमत में मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा ही जाऊंगा, तब कहीं आप जा पाओगे, नहीं तो आप बिल्कुल नहीं जा पाओगे, ये निश्चित मानना। फिर उसके बाद मान लीजिए कि मुझे बहुत धनी बनना है, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, बिल्कुल गलत लक्ष्य है आपका ये। धनी बनना है, पैसे वाला बनना है, ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए। कैसी बात कर दी, नहीं, लक्ष्य ये होना चाहिए 1 लाख रुपए महीने का व्यक्ति बनना है मुझे, 2 लाख रुपए महीने का व्यक्ति बनना है, 10 लाख, कितना बनना है वो तय करो ना, कि इतने रुपए महीने का व्यक्ति मुझे, इतने रुपए साल का व्यक्ति मुझे बनना है, बात खत्म। उतने आपको उतना बनना है, और वो होता है, हो जाएगा। लेकिन अब बस धनी बनना है, धनी बनना है, धनी बनने से कुछ नहीं होने वाला। आप उस धनी की छवि तैयार करो, मुझे ऐसे तैयार करना, इस प्रकार से बनना है, उस प्रकार से आप बनते चले जाओगे। ये निश्चित रूप से मान के चलना कि ये जो आपने लक्ष्य तैयार किया, उस लक्ष्य के हिसाब से आपकी वो अपने आप कंडीशन आती ही है, आएगी। आपके बीच में आज हितेश नहीं है, वो चला गया है हितेश, नहीं तो हितेश ने एक लक्ष्य रखा था और उसने आके हमसे कहा था, महाराज मैंने मेरा लक्ष्य था वो पूरा कर लिया। मेरा लक्ष्य था इतने रुपए पर डे की सेलिंग होना चाहिए, उतने रुपए पर डे की सेलिंग मेरी होती है। अब ज़्यादा हो रही तो वो अलग बात है, लेकिन उतने रुपए की मेरी सेलिंग हो रही है, बात करता हूँ। तो इसे लक्ष्य आपको तैयार करना होगा, इतना चाहिए, इससे ज़्यादा आए तो ठीक, इससे कम नहीं, वो होना चाहिए आपका कि हाँ ये हो। फिर उसके बाद मतलब जब आप लक्ष्य तैयार करोगे तो उस और लक्ष्य के कैसे जाना है, उस और आपकी सोच, उस और आपकी पहल अपने आप बढ़ते चली जाएगी। फिर मुझे मान लीजिए कि आपको समाज में कुछ मुझे समाज में कुछ करना है, कुछ बना कर देना है, तो नहीं, समाज में कुछ बना कर देना है, करना है नहीं। मान लीजिए उसका एक लक्ष्य, मुझे एक चैरिटेबल विद्यालय खोलना है, और वो भी ऐसा नहीं 5 साल में उस विद्यालय को खोल कर देना है, या मान लीजिए कोई संस्था बनाना है, इतने साल में बना के देना, अस्पताल बनाना है, इतने साल में बनाना है। वो लक्ष्य आपका समय के साथ और क्या है, कुछ नहीं, क्या है वो लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, और उसको डगमग नहीं होना चाहिए, ये या नहीं ये। बार बार कोई आया फिर ये लक्ष्य कर लिया, कोई आया फिर वो लक्ष्य कर लिया, नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। एक ही प्रतिभा स्थली यानी प्रतिभा स्थली, ये लक्ष्य जो है तो एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे प्रतिभा स्थली ही बनाना है, ये लक्ष्य आपका होना चाहिए। कल विद्यालय में गए तो पीछे रवि हाथ पकड़ के ले गया, बोले देखो महाराज वो जमीन है, उसके पीछे जमीन है, वो खरीद लेंगे, ये खरीद लेंगे, तो यहाँ प्रतिभा स्थली बन जाएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा, हम तो अच्छे काम के लिए आशीर्वाद ही देंगे, क्या बात है, क्यों नहीं खुल सकती, खुल सकती तो पक्का रखना। अब ऐसा नहीं हो कि आप फिर बदल जाओ, पता चले और कोई लक्ष्य हो जाए आपका। तो ऐसे लक्ष्य बनाना है मुझे। फिर एक आप अधिकतर लोगों का ये सपना होता है, मुझे एक अच्छा घर बनाना है, बिल्कुल गलत सपना है। मुझे एक अच्छा घर नहीं बनाना, ये गलत सपना। फिर मुझे 4 बेडरूम का उस स्थान पर और इतने समय में बनाना है, ये निश्चित होना चाहिए कि 4 कमरे का या 4 बेडरूम का इतना बड़ा, इस प्रकार से मुझे अपना मकान, अपना बंगला बनाना है, और इस स्थान पर, इस शहर में, इस मोहल्ले में, और इतने समय में बनना ही चाहिए, और बनेगा ही, चाहे जो हो जाए। जब कहीं जाकर आपके लक्ष्य पूरे होंगे, नहीं तो आपके लक्ष्य जो हैं आधे अधूरे रहते हैं, और उन लक्ष्यों के आधे अधूरे लक्ष्य आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। परिवार, कार्य क्षेत्र, व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्षेत्रों में आप क्या पाना चाहते हैं, उन लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय कीजिए, समय सीमा के साथ और स्थान के साथ तय कीजिए। पूरा जब तक तय नहीं होगा तब तक आप वो नहीं कर पाओगे। एक पेड सिद्धांत है, बहुत अच्छा पेड सिद्धांत है, हालांकि वो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा, इस प्रवचन के बाद है वो पेड सिद्धांत, लेकिन वो पेड सिद्धांत बहुत अच्छा मानता हूँ मैं उसको। पेड सिद्धांत का तात्पर्य, पेड का पी पेयर प्रार्थना, पेड का पी कहता है प्रेयर प्रार्थना, अल्टीमेट प्रवचन है ये। पेयर यानी प्रार्थना, पेयर यानी प्रार्थना। ए बोल रहा है अफर्मेशन, ए बोल रहा है प्रतिज्ञापन, प्रतिज्ञा लेना।
ए बोल रहा है अफर्मेशन यानी प्रतिज्ञापन, डी बोल रहा है ड्रीम कलेक्शन, क्रिएशन, ड्रीम क्रिएशन मतलब स्वप्न निर्माण। ये पेड़ जो सिद्धांत है बड़ा अच्छा होता है। हम जो पाना चाहते हैं इस पेड़ सिद्धांत से जुड़ जाएं। जब ये पेड़ जैसे 3 खिड़कियां से आपको मैंने वाकिफ कराया, उसको और मजबूती बनाने के लिए पेड़ सिद्धांत है। ये पेड़ यानी पी से पेयर यानी प्रार्थना करना। आपका कार्य को आपके कार्य के रूप में प्रार्थना के रूप में हम उसको बना देंगे, वो प्रार्थना आपको बहुत आगे बढ़ा देगी। फिर ए यानी अफर्मेशन, प्रतिज्ञापन यानी प्रतिज्ञापन, वो एक पूरा तरीका है प्रतिज्ञापन कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। और फिर ड्री यानी ड्रीम क्रिएशन, ड्रीम क्रिएशन मतलब स्वप्न निर्माण। जो आपने प्रतिज्ञा बनाई है और जो आप प्रार्थना कर रहे हो उसको स्वप्न निर्माण के साथ देखना है। बड़ी ही अल्टीमेट प्रक्रिया ये। इस पेट के सिद्धांत की भी आप मदद ले सकते हैं, हुआ तो आपका पुण्य होगा। तो उस पेट के सिद्धांत को आपको हम बताएंगे क्या पेट का सिद्धांत होता है। जैसे विद्यालयों में प्रार्थना चलती ना, इसे प्रार्थना से आपको इस पेट सिद्धांत से जोड़ेंगे। फिर उसके बाद आप कर तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पाना चाहते हो सिर्फ आपको वही सोचना चाहिए। जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कहा है, हमारे अंदर बहुत बड़ी अंदर कमी है। हम जो पाना चाहते हैं वो कम सोचते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं। वो हमारे दिमाग में ज़्यादा चलता है, जो हमें नहीं चाहिए वो ज़्यादा चलता है। बस ये छोड़ दो, जो नहीं चाहिए उसके विषय में तो हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। जो पाना है वही सोचना है, तभी वहाँ तक पहुँच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। अगर जाना है तो सोचो वही जो पाना है। लक्ष्य प्राप्ति के बाद हमेशा आपको लगता है कि मुझे वो चाहिए, तो वो चाहिए तो एक लक्ष्य प्राप्ति के बाद आपको कैसा लगता है उसकी एक अनुभूति आपके अंदर होना चाहिए कि ऐसा वो लक्ष्य प्राप्त करने के बाद मुझे अनुभव होगा। जो भी है, मुझे महाराज बनने के बाद क्या होगा, मैं मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न आ जाऊँगा तो मुझे क्या लगेगा, मैंने मान लीजिए व्यापार में खूब अच्छा कलेक्शन कर लिया, बहुत अच्छी सेलिंग कर ली तो मुझे क्या होगा, मैंने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से भोजन करा दिया तो क्या होगा। वो जो लक्ष्य आपका जहाँ भी हो उसके बाद क्या अनुभूति होगी, क्या मुझे बोला जाएगा, किस प्रकार का मेरे साथ बिहेव होगा, वो सब आपको देखना चाहिए। वो आपको देखने के लिए एक सकारात्मक आपका जीवन का वो पहलू बन जाना चाहिए। ऐसी सोच आपकी बन जाना चाहिए, क्योंकि सोच में हीनता या नकारात्मकता के विचार को निकाल कर फेंक दो। नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कोई भी ऐसे विचार जो हमें हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को उकसाए, हमारे अंदर की जो कहना चाहिए कि नकारात्मकता को बाहर कर, नहीं, बिल्कुल वही नकारात्मक विचार बिल्कुल छोड़ दीजिए, उनको बिल्कुल बाहर कर दीजिए। आप उनको जब तक बाहर नहीं करेंगे अपना जीवन आप बिल्कुल अच्छा नहीं बना पाएंगे। तो निश्चित रूप से आपका ये जो कार्य अपन ने कौन सा किया है, कौन सा बिंदु है ये अपना, जो पाना है उसे सोचना है। तो बस अब आपको परिवार के रूप में अगर कुछ पाना है तो लक्ष्य निर्धारण की तिथि लिखें, और फिर उसके बाद एक पैराग्राफ बनाएं परिवार का, दूसरा बनाएं कार्य क्षेत्र का, तीसरा बनाएं स्वास्थ्य का, चौथा बनाएं व्यक्तिगत रुचियों का, पांचवा बना लें आप, और जो आपको लगता है वो बना सकते हैं। और फिर उसके बाद वो लक्ष्य जो आपने तय किया है आत्मनिरीक्षण के बाद, उस लक्ष्य निर्धारण की पहले तिथि लिखें, और फिर तिथि लिखने के बाद कब तक करना है उसके वार्षिक लक्ष्य बनाएं। मुझे प्रतिमा लेना है, कब तक उसकी समय सीमा आप लिख दें। मुझे समाधि मरण करना है, कब कैसे उसको कर लें। मुझे जो है व्यापार को बढ़ाना है, कब तक कैसे उसको पूरा कर लें। तो ये होना चाहिए आपका। एक तो लक्ष्य निर्धारण की तिथि फाइनल होनी चाहिए, दूसरा वर्ष कितने वर्ष में होना चाहिए। ये जब तक वर्ष टारगेट नहीं होगा तब तक आप उसको नहीं कर पाओगे। टारगेट होना चाहिए, वो टारगेट ही आपको आगे तक पहुंचाएगा। मैंने कहा ना, मेरे जीवन में 1008 सामायिक का टारगेट लिया था कि करना है और इतने साल में करना है, तो हुई। अगर टारगेट नहीं लेता तो शायद अभी तक नहीं हो पाती। ठीक है, अब आज 8 बज गई है, अब ठीक है छोड़ो, अब 8 बजी कि 8:30 बजी करना है या नहीं करना है, तो अपने आप भले 11 बजेगी होगी। तो ये टारगेट आप रखो कि मुझे इतने समय में करना है, तो वो टारगेट आप रखोगे तो हो जाएगा। चाहे कोई सभी अपने कार्य क्षेत्र के विषय में हो, तिथि निर्धारित करें, लक्ष्य को तय करें, और फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 साल में उसको बांटें। व्यक्तिगत रुचियों के मामले में भी हो तो लक्ष्य निर्धारित करें, तिथि लिखें उसकी, और उनको वार्षिक लक्ष्यों में उसको लिखें, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। समाज शहर सामाजिक जो जिस प्रकार से भी जहाँ भी आप पाना चाहते हैं, जहाँ आप देखना चाहते हैं, वो सब कुछ करना पड़ेगा। विभिन्न वर्षों पर लक्ष्य पूरे होंगे तो क्या करना है अभी आगे बताऊंगा। पूरे उसको पुरस्कार दे, इसको आगे वाले उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। और लिखकर जो आप
हैं वो लिखेंगे तो हम स्वयं स्थिर हो जाएंगे। ध्यान रखना कि अब ये लिख लिया है और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, ऐसे ही हमें पाना है जब आप लिखोगे। और सब विषयों पर सोचना चाहिए हमें, क्योंकि निश्चित है कि हम सब विषयों पर सोचते नहीं हैं, पर अगर हमारा लक्ष्य सर्वांगीण होगा तो हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएंगे, हर क्षेत्र के लक्ष्य को बनाने में हम संतुष्ट होते चले जाएंगे। और हम सब संतुष्ट अपने आप से भी होंगे और दूसरों को भी हम संतुष्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो भी समझेंगे कि इस लक्ष्य की ओर ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अभी आज का अपना विषय क्या था? आज का विषय हमने पूरा दे दिया है। कल तीसरा बिंदु देंगे, जो सोचा है उस पर कार्य कीजिए। एक्शन के ऊपर हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको एक्शन करना है और एक्शन का तरीका आपको बताएंगे। तो पहली चीज़ क्या हैगी आज की? पहला तो अपन ने पूरा कर लिया। दूसरा क्या कि जो आपने लक्ष्य बनाए हैं उन लक्ष्यों को आप लिख लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। पूज्य गुरुदेव की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि गुरु अपने शिष्यों को किस प्रकार से शिक्षा देते हैं, आप देखना समझना। और बात ही बात में हर क्षण हर समय दिशा निर्देश तो देते हैं, लेकिन उस दिशा निर्देश में भी हर समय अपने गुरु भगवान को हमेशा याद करते हैं। इतना गुरुदेव के नज़दीक रहा हूँ और हमेशा हर बात को लेके वो गुरुदेव को याद करते थे। बीना बारा से बिहार हुआ सागर की ओर पंच कल्याण के लिए, और देवरी से बिहार होकर हम एक रेस्ट हाउस गोपालपुरा ग्राम में रुके। शाम को वैयावर्ती के लिए महाराज लोग पहुँचे। महाराज लोग जैसे ही पहुँचे तो आचार्य श्री जी ऊपर देखते हैं। आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री जी आज बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सीधे बीना बारा से देवरी, देवरी से सीधे यहाँ आ गए, बहुत लंबा बिहार हो गया। तो आचार्य श्री जी से धीरे बोले, ये बहुत वैयावर्ती कराने लगा है, ये बहुत वैयावर्ती कराने लगा है। तो अब आचार्य श्री किससे बोल रही है बहुत वैयावर्ती कराने लगा है? तो आचार्य सबने आश्चर्य भरी दृष्टि से पूछा कि आचार्य श्री जी आप किससे बोल रहे हैं? बोले ये जो बैठा है, ये टट्टू, ये जो टट्टू बैठा है ना, ये बहुत वैयावर्ती कराने लगा है। ये क्या करें, अब मानता नहीं है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब ऐसा बन गया है, बिना सेवा के आजकल मानता ही नहीं है। तो फिर आचार्य श्री जी आप भी तो ज्ञान सागर जी की खूब सेवा करते थे। बोले नहीं भैया, वो 70 वर्ष की आयु में भी इतनी सेवा नहीं कराते थे। और आप तो करते थे, हम करते तो थे, जाते भी थे उनकी वैयावर्ती करने, पर क्या वो थोड़ी कराते थे और फिर उसके बाद के चलो इतना याद करके आना है, इसको याद करना, अभी इतना समय नहीं है, और वो हमें वहाँ से अलग कर देते थे। और आप लोग तो क्या हो, हम मना करते उसके बाद ही सुनते नहीं हो, आप ज़बरदस्ती करके आ जाते हो और कहीं ये कहीं वो और करा ही लेते हो। हमसे मना करते नहीं बनता है, लेकिन हमें तो उनके सामने डर लगता था। उनकी जैसी महानता हमारे अंदर कब आएगी? उन्होंने पूरा जीवन भी बिना वैयावृत्ति के निकाल दिया। अंत में भी उन्होंने इतनी सेवा नहीं कराई, इतना कुछ नहीं कराया, जबकि सब कुछ गुरुदेव ने किया। उसके बाद भी क्या कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। ये गुरुदेव सिखा रहे थे कि करो, लेकिन करने के बाद भी कहो मत कि मैंने कुछ किया है। ये उनका मार्गदर्शन था, ये उनका समुचित क्या हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सीख थी। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव जो हमेशा बताते रहते हैं कि हम करें, लेकिन करने के बाद भी बताएं नहीं कि हमने किया। वही महान बन सकता। बोले आचार्य वन विद्यासागर जी महान। लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी 2 लाइनें बोल देता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में आकाश भाई बैठे हैं। आकाश भाई भी सुन ले तो बहुत अच्छी बात है कि आजकल हम भी कुछ ज्ञान सिंधु की याद कर, ज्ञान सिंधु की याद कर, विद्या गुरु भयलीन, विद्या गुरु भयलीन, हर पल हर क्षण ध्यान कर, होते आत्मलीन, हर पल हर क्षण ध्यान कर, होते आत्मलीन। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।